गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स एंड रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, संगत अवस्थाओं का नियम तथा समानीत अवस्था समीकरण। इससे पहले हम गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन पढ़ चुके हैं, डिटेल में हमने उसको देखा था। गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन दो फैक्टर्स पर आधारित होता है, ताप और दाब पर। यानी कि ताप और दाब में परिवर्तन के कारण आदर्श व्यवहार से विचलन कम या अधिक हो सकता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए वॉन डेर वाल्स ने ताप, दाब और आयतन को उनके संगत क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन से डिवाइड करके नए वेरिएबल्स परिभाषित किए थे, जिन्हें हम समानीत ताप, समानीत दाब और समानीत आयतन कहते हैं। जब वॉन डेर वाल्स समीकरण में हम गैस कांस्टेंट A तथा B कांस्टेंट के मान रखते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। P/PC + 3VC² मल्टीप्लाइड बाय 3V/VC - 1 = 8T/TC। इस इक्वेशन में यदि हम P/PC को पाई से रिप्लेस करें, जिसे कि हम समानीत दाब कहते हैं, V/VC को फाई से रिप्लेस करें जो कि समानीत आयतन है, तथा T/TC को थीटा से रिप्लेस करें, दैट इज़ रिड्यूस्ड टेम्परेचर या समानीत तापमान है, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। पाई + 3/π² मल्टीप्लाइड बाय 3π - 1 = 8 थीटा। यह समीकरण समानीत अवस्था समीकरण कहलाती है और ये एक जनरल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें गैस के जो कांस्टेंट हैं A और B यहाँ नहीं है। यह समीकरण द्रव और गैस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इक्वेशन नंबर 2 से ये स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समानीत ताप और समानीत दाब समान होंगे तो उनके समानीत आयतन भी समान होंगे। ऐसी दशा में वे सभी पदार्थ संगत अवस्थाओं में कहे जाएंगे तथा यह नियम संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है। यदि गैस संगत अवस्था में होती है, अर्थात उसके पाई, फाई और थीटा के मान समान होते हैं, तो वे आदर्श व्यवहार से विचलन भी समान दर्शाते हैं। समानीत अवस्था समीकरण का वैसे तो कोई उपयोग नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड्यता गुणांक और समानीत दाब के मध्य खींचे गए ग्राफ का उपयोग अवश्य किया जाता है। जब हम संपीड्यता गुणांक तथा समानीत दाब पाई के मध्य ग्राफ खींचते हैं, जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z और समानीत दाब पाई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, तो विभिन्न गैस ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन और प्रोपेन के लिए हमने अलग अलग तापों पर ग्राफ प्लॉट किए हैं। तो एक निश्चित ताप पर सभी गैसों के लिए हमें एक समान फिगर प्राप्त हुआ है, यानी कि समान ताप और समान दाब पर उनके संपीड्यता गुणांक का मान भी समान है। इसी प्रकार से हमने एक अलग तापमान पर दूसरा कर्व है और अलग तापमान पर तीसरा कर्व है। यहाँ तीनों जो कर्व हैं अलग अलग 3 टेम्परेचर्स रेंज में हैं, और हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न गैसें हैं वो सभी के बिंदु एक समान कर्व के ऊपर हैं, यानी कि समान ताप पर उनके Z और पाई का मान भी समान है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर उनके दो वैल्यूज़ के मान समान हैं तो थर्ड वैल्यू का मान भी समान होगा, वो संगत अवस्था में होंगी। अगला बिंदु है मैक्सवेल तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का आणविक वेगों के वितरण का नियम। यह नियम एक गैस के अणुओं के मध्य वेगों के स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। इसके लिए कई अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस हैं? कि जो गैस जिसमें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ 0 से लेकर अनंत तक हो सकती हैं, और
स्टेडी स्टेट में, स्थायी अवस्था में उनके जो घनत्व का मान है वो भी एक समान होगा। Though velocities of individual molecules keep changing, but the number of molecules having velocities in a definite range remains constant। इसका मीनिंग है कि एक निश्चित परास में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज सेम होंगी। हम ये मान लेते हैं कि एक गैस जो कि n मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है तथा उसके वेग x डायरेक्शन में होंगे, v में होंगे और y में भी होंगे, z डायरेक्शन में भी होंगे, जिसे कि हमने vx, vy तथा vz से यहाँ पर शो किया है। अणुगति समीकरण के नियम के अनुसार गैस के सभी अणु दिए गए ताप पर एक ही वेग से गति करते हैं, लेकिन वास्तव में सभी अणुओं के वेग समान नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है कि गैस के अणुओं के निरंतर एक दूसरे से तथा पास की दीवारों से टकराते रहने के कारण उनका वेग बदलता रहता है। अतः ऐसी बहुत सारी टक्करों के परिणाम स्वरूप अणुओं के मध्य संवेग का भी एक्सचेंज होता है, जिसके कारण कुछ अणु तो गमन करना भी बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में अणुओं के वेगों में बहुत अधिक अंतर आ जाता है, जो शून्य से अनंत तक होता है। हमने देखा कि फर्स्ट अजम्पशन में यही बात लिखी हुई है कि किसी भी गैस के अणुओं की जो पॉसिबल वेलोसिटीज़ हैं वो शून्य से लेके अनंत तक होती हैं। टक्करों के परिणाम स्वरूप अणुओं के सिर्फ वेगों में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उनकी दिशा भी बदल जाती है। अतः उनकी गतिज ऊर्जा और गतियों का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात अणु अलग अलग वेगों से चलने लगेंगे और उनकी गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वहाँ vx, vy और vz डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है गैस के अणुओं का। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन is used to determine how many molecules are moving between velocities v and v plus dv। मैक्सवेल ने प्रायिकता सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक नियम दिया था जो आणविक वेगों के वितरण का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार गैस के अणु शून्य से लेकर काफ़ी अधिक वेग परास में वितरित होते हैं। मैक्सवेल ने बोल्ट्जमैन समीकरण तथा प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक सरल व्यंजक डिराइव किया, जो ये बताता है कि वास्तविक वितरण ताप और गैस के अणुभार पर निर्भर करता है। जैसा कि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं, यहाँ dN/n ये उन अणुओं का फ्रैक्शन है जो कि v से v प्लस dv रेंज में वेलोसिटी है, जिनकी m यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास है, kv बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है kb and T is the absolute temperature। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस mv²/2 kBT डॉट dv है। यहाँ पर dnv number of molecules having velocities component between v plus dvx, vy plus dvy and vz plus dvz है। This expression is called the Maxwell-Boltzmann distribution law of molecular velocities। इसे समझने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रोबेबिलिटी तथा अणुओं के वेग के मध्य। मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहलाता है। अलग अलग तापमान पर हमने 3 कर्व प्राप्त किए हैं। इस फिगर में हम देखेंगे कि T1, T2 और T3 3 अलग अलग तापमान हैं, जिन पर कि हमने प्रोबेबिलिटी और अणुओं के वेग के मध्य ग्राफ प्लॉट किया है। गैस के अणुओं के आणविक वेगों का वितरण x अक्ष पर अणुओं की
प्रोबेबिलिटी तथा y अक्ष पर अणुओं के वेग को आलेखित करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हमें 3 कर्व प्राप्त हुए हैं जिसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से शो किया गया है। T3 का मान T2 से ज़्यादा है और T2 का मान T1 से ज़्यादा है। स्थिर ताप पर बने इस प्रकार के कर्व को डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है और इस कर्व में हम देख रहे हैं कि बहुत कम वेग वाले अणुओं की संख्या बहुत कम होती है। स्टार्टिंग में देखा हमने जैसा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं जहाँ पर वेलोसिटी कम है। प्रत्येक कर्व के लिए एक मैक्सिमा हमें प्राप्त हो रहा है, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमा मिल रहा है और यहाँ पर जिनका वेग 0 से अधिक है। जैसे जैसे वेग का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पीक हमें प्राप्त हो रही है और फिर तेज़ी से कम होने लग जाती है। वेग के अधिक मान के लिए अधिक वेग पर प्रोबेबिलिटी के मान में जैसे जैसे वेग का मान बढ़ रहा है लास्ट में प्रोबेबिलिटी का मान फिर से कम हो रहा है। तो इसका कारण यह है कि c² जो हमने देखा, इसका फॉर्मूलेशन देखा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर्मूले में लास्ट में हमने देखा है कि जो dvx, dy, dvy और dvz की वृद्धि की तुलना में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसमें शीघ्रता से कमी होती है, जिससे कि बहुत निम्न वेग और बहुत उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती है। जो कर्व हैं ये एसिमेट्रिकल हैं तथा स्पष्ट मैक्सिमा रखते हैं। प्रत्येक ताप पर अधिकांश अणु मैक्सिमा पर हैं, जो वेग होता है वही वेग रखते हैं। इसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं और अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि मैक्सिमा के समीप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एसिमेट्रिकल है, अतः एवरेज वेलोसिटी के समान ये नहीं होते हैं। वेग के डिस्ट्रीब्यूशन पर वितरण पर ताप का भी प्रभाव होता है। प्रायिकता वेग का मान ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्थात ताप जितना अधिक होता है उतना ही अधिक उसकी प्रोबेबिलिटी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो भी होती है। प्रायिकता वेग भी उतना ही अधिक होता है। ताप के बढ़ने पर जो कर्व हैं ये राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो फिगर है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि T1 में आपने देखा, T1 के बाद T2 के मान ज़्यादा है तो उसका कर्व राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया है। फिर T3 का मान T1 और T2 से अधिक है तो इसका कर्व भी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है कर्व राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है। मैक्सिमा की हाइट कम हो गई है और वक्र चौड़ा हो गया है, जो ये दर्शा रहा है कि उच्च तापों पर सामान्य से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात अधिक अणुओं के वेग प्रायिकता वेग के निकट होते हैं, परंतु प्रायिकता वेग वाले अणुओं की कुल संख्या कम हो जाती है। ताप में वृद्धि, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि ताप में वृद्धि होने पर किसी निश्चित वेग तथा ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। Thank you so much.